गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उंदलस की फौज के 2 ओहदेदार जो रात को देखने आए थे कि कश्तियां अनाज और शराब लेकर आई हैं या नहीं, सुबह तक वापस न गए तो एक और आदमी को भेजा गया। ये आदमी घोड़े पर सवार था। वो जब इस जगह पहुंचा जहां रात को उसके 2 साथी पकड़े गए तो एक तीर इसके एक तरफ के कंधे में उतर गया। उसने वहीं से घोड़ा मोड़ा और एड़ लगा दी। उसने वापस जाकर इतना ही बताया कि पतन पर मुसलमानों का कब्जा है। इस इतला पर फौज का एक सवार दस्ता भेजा गया जो पहाड़ी इलाके से निकला ही था कि उस पर तीरों का मींह बरस पड़ा। सवार तीर खाने या भागने के सिवा कुछ भी न कर सके। मूसा ने इस मुकाम के दाएं और बाएं मजीद फौज भेज दी। रात आई तो एक दूसरी के पीछे 4 बड़ी कश्तियां आईं। पतन के साथ लगी तो इन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। एक कश्ती में सैकड़ों भेड़ें और बकरियां थीं। बाकी कश्तियों में आटा, मक्खन, घी, दालें, सब्जियां और शराब के ड्रम थे। अब्दुल्ला के हुक्म से ये ड्रम दरिया में फेंक दिए गए और मूसा को इतला दी गई कि ये सामान उठवा कर अपने कैंप में पहुंचाने का बंदोबस्त करे। 7-8 दिनों में ही मरीदा शहर में कहत की कैफियत पैदा हो गई। सबसे ज्यादा कहत जो इन लोगों के लिए तकलीफदेह था वो शराब का था। भूख का जहन और मजाज पर भी कुछ और असर होता है, लेकिन नशे से टूटे हुए इंसान की हालत बाउले कुत्ते जैसी हो जाती है। मरीदा के लोगों की और हुसूसन फौजियों की हालत ऐसी ही हुई जा रही थी। इनमें आपस में लड़ाई मार कुटाई के वाकयात और ज्यादा होने लगे। शहरियों में जोशो खरोश खत्म होने लगा। मरीदा की फौज ने पतन को आजाद कराने के लिए 2 बार हमले किए, लेकिन मूसा ने पतन का दिफा ऐसा पुख्ता कर दिया था कि दुश्मन मुंह की खाकर पीछे हट गया। फिर उसने ऐसी कोशिश न की। अब बताओ अजी लूना, एक रात राजिलिब ने पूछा, क्या अब भी लोगों का हौसला बढ़ा सकोगी? हाँ, अजी लूना ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि ताकतवर दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन भूख का मुकाबला ताकतवर दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर भी लोगों में पहले वाला जोशो खरोश पैदा करने की कोशिश करूंगी। हकीकत को देखो अजी लूना, राजिलिब ने कहा, लोगों को फाकों का सामना है। मैं बहुत कुछ सोचकर बात कर रहा हूँ। मरीदा को अब नहीं बचाया जा सकेगा। भूखी राया बागी हो रही है। फौजी शराब मांग रहे हैं। राया को भूखा रख कर फौजियों के पेट भरने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा ये है कि लोग फौजियों को अब अच्छी निगाह से नहीं देखते। मैं तुम्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आओ रात को यहाँ से निकल चलें। मैंने इंतजाम कर लिया है। हमारे लिए रात को दरवाजा खुल जाएगा। जाएंगे कहाँ? एजी लूना ने पूछा, क्या कोई ऐसा शहर है जिस पर मुसलमानों ने कब्जा न कर लिया हो? मैं तुम्हें फ्रांस ले जाऊंगा। राजिलिब ने कहा। नहीं, एजी लूना ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। फिर जानती हो क्या होगा? राजिलिब ने कहा, मुसलमानों का सिपा सलार या कोई और सलार तुम्हें अपनी लूंडी बना लेगा। याद रखो, लूंडी बीवी नहीं होती, दाश्ता होती है, और तुम मलका बनने के ख्वाब देख रही हो। आओ, अभी वक्त है, यहाँ से निकल चलें। फ्रांस जाकर हम शादी कर लेंगे। हम शाही खानदान के अफराद हैं। वहाँ हमें इज्जत मिलेगी। दौलत जो मैं साथ ले जा रहा हूँ वो देखकर तुम हैरान रह जाओगी। एजी लूना के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तंज की झलक बड़ी साफ थी। क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? 2-3 दिन ठहर जाओ, एजी लूना ने जवाब दिया। सुबह एजी लूना घोड़े पर सवार होकर बाहर निकली तो लोगों ने उसे घेरे में ले लिया। कुछ दिन पहले तक लोग उसे देखकर मरीदा की आन पर जाने कुर्बान कर देने के नारे लगाया करते थे, मगर अब वो सरापाए एहतजाज बने हुए थे। फौज बाहर क्या कर रही है? फौज हमला करके मुहासरा क्यों नहीं तोड़ती? हम अपने बच्चों को भूखा रख कर फौज का पेट भर रहे हैं। हम भूखे हैं,
खाने को दो, हम लड़ेंगे। और यही शोरोगुल था जिसका सामना हर जगह एजी लूना को हुआ। वो जर्नैलों के पास गई तो उन्होंने उसे बताया कि फौज के पास भी राशन खत्म हो गया है। उसे बताया गया कि 2 वाकयात ऐसे हुए हैं कि फौजी 2 तंदुरुस्त घोड़े मारकर खा गए हैं। राजीलिफ से कहो कि शहर मुसलमानों के हवाले कर दे। दोनों जर्नैलों ने एजी लूना से कहा। एजी लूना ने राजीलिफ से जाकर कहा कि वो शहर के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दे। राजीलिफ रजामंद नहीं हो रहा था। क्या तुम फौज और राया का कत्ले आम कराना चाहते हो? एजी लूना ने कहा। मुसलमान भांप लेंगे कि हमारी फौज फाका कशी पर आ गई है और लड़ने के काबिल नहीं रही। वो हमला कर देंगे, फिर शहर में आकर घरों को लूटेंगे, जवान लड़कियों को अपने साथ रख लेंगे और शहरियों को कत्ल करते फिरेंगे। मोरहो ने लिखा है कि एक जर्नैल हाथ में सफेद झंडा उठाए किले से निकला। उसके साथ 4 घोड़सवार मुहाफिज थे। मूसा बिन नुसैर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। 2 सलार उसके साथ थे और तर्जुमान भी साथ था। मूसा ने उंदलसी जर्नैल के साथ हाथ मिलाया। तारीख़ उंदलस में मुख्तलिफ मोरहों के हवाले से लिखा है कि मरीदा के इस जर्नैल ने सुलह की जो शराइत पेश की वो बेमानी और बेतुकी थी। मोरहों ने तमाम शराइत नहीं लिखी, सिर्फ डॉक्टर कोंडे ने 2 शराइत लिखी हैं। एक ये कि मरीदा की तमाम फौज को यहाँ से कहीं जाने की इजाजत दी जाए और किसी को जंगी कैदी न बनाया जाए। दूसरी शर्त ये कि फौज को खाना दिया जाए। क्या किस तुम्हें हुई है या मुझे? मूसा ने उंदलसी जर्नैल से कहा। शर्तें मेरी होंगी, तुम्हारी नहीं। अगर मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो तुम्हारी फौज हमारे तीर खाएगी, बर्छियां और तलवारें खाएगी और जहम खाएगी। आपकी शराइत क्या है? जर्नैल ने पूछा। तुम्हारी तमाम फौज हथियार डाल दे। मूसा ने कहा। तमाम फौज हमारी कैदी होगी। हमने 9 महीने मुहासरा किया है और मुसलसल जंग जारी रही। हमारा जो जानी नुकसान हुआ है उसकी हम कीमत लेंगे। शहर में जितना सोना है, हवा सरकारी खजाने में, हवा लोगों के घरों में, वो सब हमारे हवाले कर दिया जाए। चूँकि तुम्हारी नीयत ठीक मालूम नहीं होती, इसलिए कुछ आदमी हमारे पास यरगुमाल रखो। यहाँ के तमाम बड़े हाकम यरगुमाल में आएंगे। वापस जाओ। अगर शराइत मंजूर हैं तो तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करो और हथियार अलग ढेर कर दो और तमाम हाकमों को मेरे पास ले आओ। उंदलसी जर्नैल चला गया। मूसा ने अपने लश्कर को हमले के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वही जर्नैल जो पहले आया था फिर किले में से बाहर आया। उसके पीछे कमोबेश 50 आदमी और उतनी ही औरतें थीं। इन सब के लिबास बताते थे कि ये शहर के भलाई तबके के लोग हैं। इन सब को आप यरगुमाल में रख सकते हैं। जर्नैल ने मूसा बिन नुसैर से कहा, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि इनके साथ आम जंगी कैदियों जैसा सलूक न किया जाए। ये सब आला हाकम हैं और इनमें शाही खानदान के अफराद भी हैं। फौज ने हथियार एक जगह जमा कर दिए हैं। आप शहर में दाखिल हो सकते हैं। इन यरगुमालियों को हम इज्जत से रखेंगे। मूसा ने कहा, तुम जानते हो कि हमने ये यरगुमाली क्यों मांगे हैं? मैं एक 14 साल औरत के मुतल्लिक कुछ कहना चाहूँगा। जर्नैल ने कहा, उसका नाम एजी लूना है। ये शाह रॉड्रिक की बेवा है। आपकी निगाह में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए और इस शहर के लोगों के लिए ये खातून प्रस्तिश के काबिल है, क्योंकि ये तुम्हारे बादशाह की बेवा है। मूसा ने कहा, नहीं सिपाही सलार। उंदलसी जर्नैल ने कहा, शाह रॉड्रिक तो मालूम नहीं कि अपनी कितनी बेवाएं पीछे छोड़ गया है। इस खातून की कदर मंजिलत इसलिए ज्यादा है कि मरीदा की फौज और शहरी जिस बेजिगरी से लड़े हैं वो इसी खातून एजी लूना की बदौलत था। इसने शहर की औरतों और बच्चों को भी लड़ा दिया था। अगर रसद बंद ना हो जाती तो आप इस शहर के करीब भी नहीं आ सकते थे। ये खातून दिन रात फौज और शहरियों का हौसला बढ़ाती रहती और इन्हें ताज़ा दम रखती। आप शायद इसे जंगी मुजरम समझकर सजा दें कि उसने इतना लंबा अरसा आपका मुहासरा कामयाब नहीं होने दिया और आपको इतना ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया है। मैं आप पर ऐसी कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। दरख्वास्त करता हूँ कि इस खातून की अजमत को पमाल ना किया जाए। ऐसी औरत को हम भी अजीम समझते हैं। मूसा बिन नुसैर ने कहा, हम अजमत और असमत के मुहाफिज हैं। इन औरतों में वो कौन सी है? मैं उसे देखना चाहूँगा। जर्नैल ने यरगुमाली औरतों की तरफ देखा और सर हिलाकर इशारा किया। एक औरत जो स्याह लिबास में मलबूस थी और जिसके चेहरे पर स्याह नकाब था आगे आई। वो वाहिद औरत जिसके चेहरे पर नकाब था, बाकी सब औरतों के चेहरे नंगे थे। वो एजी लूना थी जिसके चेहरे पर बुरके जैसा नकाब था। नकाब बारीक था
جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوترا اور چال میں تمکنت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا، اجی لونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، موسیٰ نے کہا۔ ہماری دلچسپی پورے اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہارے وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ اجی لونا کے حسن اور چال ڈال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، اجی لونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور ان کی رکی ہوئی رزق بازار میں دے دی جائے۔